वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी क्लासेस। इस लेक्चर में हम आपके साथ एसएससी एमटीएस का प्रीवियस ईयर का जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं। ये क्वेश्चन जो है 20 फरवरी 2011 को एसएससी के द्वारा एमटीएस एग्जामिनेशन में पूछा गया था। तो चलिए इसमें देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है निम्नलिखित का मिलान कीजिए। ये मिलान करने वाला एक क्वेश्चन है। इसमें है कि इधर देखिए एक दिया हुआ लिस्ट, इधर भी एक लिस्ट दिया हुआ है। इस लिस्ट से दूसरे लिस्ट में आपको मिलान करना है। तो पहला है हजारीबाग। हजारीबाग में देखिए क्या कौन सा इसमें ज़्यादा सूटेबल है। तो फिर है नवेली है, झारिया है, राउरकेला है। उसके बाद ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है। इन 4 ऑप्शनों में से आपको एक सेलेक्ट करना है। तो देखिए हजारीबाग में कोयला भी मिलता है, अब्रक भी मिलता है, लेकिन अब्रक के लिए ज़्यादा फेमस है। तो ये फर्स्ट का क्या हो जाएगा, आपको डी ऑप्शन हो जाएगा। नवेली, नवेली जो है ये आपका देखा जाए तो नवेली में आपका कोयला के लिए नहीं, भूरा कोयला के लिए ज़्यादा फेमस है। कोयला में भी एक स्पेशल टाइप है, यहाँ दिया हुआ है लिग्नाइट। लिग्नाइट के लिए ज़्यादा फेमस है। तो ये आपका हो जाएगा, इसका सी पार्ट हो जाएगा नवेली का। और झरिया जो है इसमें जो है लोहा और कोयला, मेरे पास 2 ऑप्शन बचा। तो देखिए राउरकेला तो आपको पता है, राउरकेला में लोहा मिलता है, एकदम बढ़िया क्वालिटी का लोहा मिलता है राउरकेला में। तो ये बी होगा। और बाकी झरिया जो है आपका एक बचा हुआ है, झरिया में कोयला मिलता है। तो ये नवेली जो है लिग्नाइट के लिए फेमस है। तो यहाँ इसने दे भी दिया है भूरा कोयला लिग्नाइट। तो ये हो जाएगा नवेली के लिए, हजारीबाग अभ्रक के लिए, राउरकेला लोहा के लिए। तो डी सी ए बी यानी फर्स्ट का डी। फर्स्ट का डी देखिए किस में है, ये 2 ऑप्शन में फर्स्ट का डी है। तो ये कैंसिल हो गया। दूसरा है सेकंड का सी, सेकंड का सी भी है। थर्ड का ए, थर्ड का ए देखिए बस इसमें है, बाकी इसमें नहीं है। तो ये कैंसिल हो जाएगा। आपका जो है सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित मगध के राजवंशों को कारण निम्नलिखित मगध के राजवंशों को काल क्रमानुसार लिखिए। मतलब उसके काल के अनुसार से, यानी सबसे पहले जो आया, उसके बाद कौन आया, उसके बाद कौन सा वंश आया। तो इस एक क्रम में आपको लिखना है। तो देखिए यहाँ पर है नंद, शिशुनाग, मौर्य और हर्यक वंश। तो इसमें देखिए सबसे पहले हर्यक वंश हुआ था, ये सबसे पहले हुआ था। अगर इतना सा भी अगर आपको पता लग गया, और आपको ये भी पता है कि मौर्य सबसे लास्ट में था। इसमें जितने भी वंश है इसमें सबसे लास्ट में कौन था, मौर्य था। तो पहले जो है हर्यक आया, फिर सबसे लास्ट में इसमें मौर्य वंश है। तो इससे जो है कितना ऑप्शन हम लोग रिजेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले फोर्थ होगा। तो फोर्थ देखिए ये दोनों में है, बाकी ये दोनों तो ऐसे ही कैंसिल हो जाएगा। हर्यक वंश हो गया। सबसे लास्ट में मौर्य वंश होगा। तो अगर मौर्य वंश देखा जाए तो केवल आपका जो है यहाँ पर है, बाकी इस दोनों में बस एक केवल इसमें है कि जिसमें लास्ट में ये जो है मौर्य वंश को जो थर्ड है, और स्टार्टिंग में हर्यक वंश। तो ये केवल आपको 2 पता रहता है इसमें से। तो आप जो है आसानी से क्वेश्चन को आंसर को टिक मार सकते हैं। तो ये थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले हर्यक वंश, फिर दूसरा होगा शिशुनाग वंश, तीसरा होगा नंद वंश, और चौथा होगा मौर्य वंश। तो इस तरह से आपका एक सिक्वेंस है। इस पे जो है आपका काल क्रमानुसार जो सजाने के लिए आता है, एसएससी सीजीएल में भी बहुत बार देखा गया है, पूछा जाता है इस तरह का क्वेश्चन। इसलिए आप इसको एक याद रख लीजिए पैटर्न में कि सबसे पहले हर्यक, फिर जाकर जो है आपको शिशुनाग और नंद, उसके बाद मौर्य आता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है, ये क्वेश्चन पूछा गया था आपसे 2011 के एमटीएस एग्जामिनेशन में कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है। ऑप्शन था 62 वर्ष, 65 वर्ष, 68 वर्ष और 70 वर्ष। तो इसका जो सही आंसर होगा ये सेकंड होगा। ये 65 वर्ष जो है इसकी सेवानिवृत्ति की आयु होती है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की। तो ये 65 ईयर्स आप मारिएगा, ठीक है। कहता लाल रक्त कणिकाओं का औसत जीवन काल लगभग कितने समय का होता है। तो लाल रक्त कणिकाओं को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, रेड ब्लड कार्पोसलेस, आरबीसी बोलते हैं। आरबीसी का औसत जीवन काल लगभग कितने समय का होता है। तो देखिए ऑप्शन है 100 से 200 दिन, 100 से 120 दिन, 160 से 180 दिन, 150 से 200 दिन। तो इसका सही आंसर है
100 से 120 दिन। ये जो है लाल रक्त कणिकाएं आरबीसी का जीवन काल जो है 100 से लेकर 120 दिन होता है। फिर है शीत ऋतु में पशुओं के प्रसूति काल को क्या कहते हैं? शीत ऋतु में जो है पशुओं का प्रसूति काल होता है, मतलब वो निष्क्रिय हो जाते हैं, उतना काम नहीं कर पाते, उस काल को क्या कहा जाता है? तो एस्टिवेशन, रिजेनरेशन, हाइबरनेशन, म्यूटेशन। तो ये है हाइबरनेशन, ये हाइबरनेशन कहा जाता है प्रसूति काल को। शीत ऋतु में पशुओं के प्रसूति काल को हाइबरनेशन कहा जाता है। तो ये आपका थर्ड ऑप्शन इसमें आएगा। नेक्स्ट क्या है कि क्रिकेट की गेंद को किस कोण से मारा जाना चाहिए ताकि वो अधिकतम क्षैतिज दूरी तय कर सके? देखिए गेंद को जब फेंकते हैं तो हम लोग इस तरह से फेंकते हैं, ये आपका गेंद फेंक रहे हैं हम लोग, तो इसमें देखिए जैसे यहाँ से फेंक रहे हैं तो दो तरह का इसमें जो है ये कंपोनेंट टूट जाता है। अगर इस तरह से ये बॉल फेंक रहा है तो दो कंपोनेंट होता है, ये अगर एंगल थीटा है तो इस थीटा से अगर ये भी वेलोसिटी से जा रहा है तो ये जो क्षैतिज में है और एक ऊर्ध्वाधर में, दोनों दिशा में इसका कंपोनेंट टूट जाता है। तो जो क्षैतिज दिशा में कंपोनेंट होता है वो होता है भी कॉस थीटा, और जो हॉरिजॉन्टल दिशा में जो कंपोनेंट होता है वो होता है भी साइन थीटा। तो इस पर निर्भर करता है कि इसका, तो देखिए ये जब यहाँ पर आ जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा कि मतलब ये इस तरह से मैक्सिमम हाइट को अचीव किया, फिर इससे धीरे धीरे डाउनफॉल हो जाएगा। तो ये क्षैतिज दिशा में इस तरह से ये मूव करता है। तो किस कोण पर फेंका जाना चाहिए ताकि वो अधिकतम क्षैतिज दूरी तय कर सके? तो इसमें जो है अधिकतम क्षैतिज दूरी तय करने के लिए इसको जो है थीटा का मान जो है 45 डिग्री रखा जाना चाहिए। अगर थीटा का मान 45 डिग्री रहेगा तो अधिकतम क्षैतिज दूरी तय करेगा। तो ये होगा क्षैतिज में 45 डिग्री का कोण होना चाहिए। ठीक है। बिना रुकावट वैश्विक प्रसारण हेतु कम से कम कितने तुल्यकालिक उपग्रह जरूरी होंगे? कितने तुल्यकालिक उपग्रह जरूरी होंगे बिना रुकावट वैश्विक अगर प्रसारण करना चाहते हैं? तो कम से कम कितना होना चाहिए तुल्यकालिक उपग्रह? तो 2 जो है कम से कम होना चाहिए तुल्यकालिक उपग्रह, तभी जो है बिना रुकावट जो है वैश्विक रूप से जो वर्ल्ड लेवल का जो प्रसारण है वो किया जा सकता है। तो ये थर्ड ऑप्शन इसका सही होगा कि 2 जो है तुल्यकालिक उपग्रह जरूरी है। निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोत्तम विद्युत चालक है? ये जो है 8 नंबर क्वेश्चन में है कि सर्वोत्तम विद्युत चालक कौन सा है, इनमें से आपको सेलेक्ट करना है। तांबा है, लोहा है, एल्युमिनियम है और चांदी है। तो चांदी जो है बेस्ट कह सकते हैं कि कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। इलेक्ट्रिसिटी का सबसे अच्छा कंडक्टर जो है अगर देखा जाए तो वो चांदी है। तो चांदी से बढ़िया कोई भी कंडक्टर नहीं है, तो ये चांदी होगा। इसको सिल्वर बोलते हैं आप लोग, तो सिल्वर जो है बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, तो ये चांदी होगा। मधुमक्खियों के प्रजनन एवं प्रबंधन को क्या कहते हैं? आप लोग जानते हैं कि मधुमक्खियों का प्रजनन एवं प्रबंधन को क्या बोलते हैं? एपीकल्चर बोलते हैं। एपीकल्चर बोलते हैं मधुमक्खियों के प्रजनन और प्रबंधन को। तो देखिए यहाँ पर सेरीकल्चर है, सिल्वीकल्चर है, पिस्सीकल्चर है और एपीकल्चर है। तो ये जो है आपका एपीकल्चर है। एपीकल्चर कहा जाता है मधुमक्खियों का प्रजनन और प्रबंधन को। नेक्स्ट चलते हैं रक्त के स्कंदन। स्कंदन मतलब होता है क्लॉटिंग, मतलब जमा होना, थक्का होना। तो रक्त के स्कंदन हेतु कौन सा विटामिन आवश्यक है? कौन सा विटामिन का जरूरत है ताकि जो है जैसे कि अगर कट गया तो उससे ब्लड बहना स्टार्ट हो जाता है, तो उसको अगर आप रोकना चाहते हैं, जमा करना चाहते हैं, थक्का जमाना चाहते हैं, स्कंदन करना चाहते हैं, तो शरीर में कौन सी विटामिन की आवश्यक है कि कौन सी विटामिन खाएंगे? तो ये होता है विटामिन के। विटामिन के से रक्त का स्कंदन के लिए जो है विटामिन के की आवश्यकता। विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन ई ये सब नहीं है इसका आंसर। इसका सही आंसर है विटामिन के। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर नेटवर्क नहीं है? मतलब कौन सा नहीं है, ये नहीं कितना बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर नेटवर्क नहीं है? विस्तृत क्षेत्र नेटवर्क, स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क, वैयक्तिक नेटवर्क और महानगरीय क्षेत्र नेटवर्क। तो ये देखिए विस्तृत क्षेत्र नेटवर्क है, स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क है, वैयक्तिक जो है नेटवर्क ये जो है कंप्यूटर नेटवर्क नहीं है, महानगरीय क्षेत्र नेटवर्क भी है। तो आपका जो आंसर होगा यहाँ पर जो नहीं है, ये पूछा जो गया है,
तो उसके हिसाब से ये कंप्यूटर नेटवर्क नहीं है। वैयक्तिक नेटवर्क जो है आपका कंप्यूटर नेटवर्क नहीं है। कह रहा है जब कई कंप्यूटरों को एक छोटे से क्षेत्र में बिना टेलीफोन के तारों के परस्पर जोड़ दिया जाता है तो उसे क्या कहते हैं। ठीक है, जब कई बहुत सारे कंप्यूटरों को एक छोटे से क्षेत्र में, एक छोटा जैसे लाइब्रेरी सब है, तो एक छोटा सा क्षेत्र में बिना टेलीफोन के तारों को, मतलब बिना टेलीफोन का तार का यूज किए हुए आपस में परस्पर जोड़ दिया जाता है तो उसे क्या कहते हैं। सुदूर संचार नेटवर्क या स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क, विस्तृत क्षेत्र नेटवर्क या मूल्य योजक नेटवर्क। तो देखिए यहाँ पर इसको कहते हैं लेन, लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं। छोटे से क्षेत्र को परस्पर जोड़ दिया जाता है बिना टेलीफोन के तार का यूज करके, उसे लेन कहा जाता है, लोकल एरिया नेटवर्क यानी स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क। तो ये सेकंड ऑप्शन इसका सही होगा। उर्वरकों के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रयोग में लाया जाता है। उर्वरक जो है आप लोग जानते हैं, उर्वरक खेत में डालते हैं ना, तो उर्वरक के निर्माण में, खाद के निर्माण में कौन सा तत्व प्रयोग में लाया जाता है। तो आप लोग जानते हैं कि खेत में क्या डाला जाता है, पोटाश डाला जाता है। तो उसमें कौन सा उर्वरक के निर्माण में कौन सा तत्व हो गया, तो पोटाश डाला जाता है। उसी को पोटासियम बोलते हैं हम लोग, जो साइंटिफिक में है तो ये पोटासियम बोला जाता है। तो ये फ्लोरीन नहीं होगा, सीसा नहीं होगा, एल्युमिनियम नहीं होगा, ये होगा पोटासियम। पोटासियम को जो है उर्वरक के निर्माण में प्रयोग में लाया जाता है। फिर नेक्स्ट है प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है। तो किसका बहुलक है प्राकृतिक रबर, आइसोप्रीन, एकदम सही है। आइसोप्रीन जो है प्राकृतिक रबर का बहुलक है। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, आइसोप्रीन। स्टाइरिन नहीं, ब्यूटाइडिन नहीं, इथिलीन ये नहीं। तो ये आपका क्या होगा, प्राकृतिक रबर से रिलेटेड आपको क्वेश्चन रिपीट होते हैं, इसलिए इसको देखिएगा कि ये आइसोप्रीन होगा। फिर नेक्स्ट चलते हैं, सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व बहुतायत में पाया जाता है। ये क्वेश्चन है आपका कि सूर्य के सतह पर जो है, सूर्य का सतह पर हाइड्रोजन तो पाया जाता है सबसे ज़्यादा मात्रा में, उसके अलावा पूछ रहा है कि दूसरा कौन सा तत्व जो है बहुतायत में पाया जाता है, बहुत अधिक अमाउंट में पाया जाता है। हीलियम, नियोन, आर्गन, ऑक्सीजन। तो ये है हीलियम। हीलियम जो है हाइड्रोजन के बाद दूसरा जो है सबसे ज़्यादा अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है सूर्य की सतह पर। निम्नलिखित में से कौन सा एलपीजी का प्रमुख घटक है। एलपीजी का प्रमुख घटक कौन सा है। इसमें ये क्वेश्चन जो है अभी जो एसएससी जेई का एग्जाम हुआ था 1 मार्च को, तो उसमें जो है ये क्वेश्चन पूछा गया था कि एलपीजी का जो है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, आप लोग जानते हैं कि एलपीजी का प्रमुख घटक कौन सा है। सेम यही ऑप्शन रखा गया था, मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। तो ये जो है काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार ये रिपीट होते हैं। इस पर ट्रिपल स्टार लगा कर रखिए, इस तरह का क्वेश्चन आपके एमटीएस के भी पेपर में दिखेगा। तो निम्नलिखित में से कौन सा एलपीजी का प्रमुख घटक है, तो ये है आपका ब्यूटेन। आपको ब्यूटेन इसमें मार्क करना है। कितने बच्चे मीथेन करके आ जाते हैं, तो मीथेन नहीं है, एलपीजी का जो प्रमुख घटक है वो आपका ब्यूटेन है, तो आपको ब्यूटेन टिक करके आइएगा। फिर है उड़ान अभिलेखी का तकनीकी नाम क्या है। उड़ान अभिलेखी का तकनीकी नाम क्या है, तो गहरा बक्सा, अंधा बक्सा, काला बक्सा, ऊंचाई मापी यंत्र। तो ये उसका नाम है काला बक्सा। उड़ान जो अभिलेखी है उसका तकनीकी नाम है काला बक्सा। तो ये 17 का जो आपका 3 होगा, काला बक्सा जो है उड़ान अभिलेखी का नाम है। पोलियो के रोकथाम के लिए पहली प्रभावी वैक्सीन किसने बनाई थी। जानते हैं पोलियो से जो डिजीज होते हैं तो उसको रोकने के लिए जो है पहली वैक्सीन बनाया, किसने बनाया था। जे.एच. गिब्बन, जोनस ई साल्क, रॉबर्ट एडवर्ड, जेम्स सिम्पसन। तो देखिए इसमें जो है जोनस ई साल्क ने बनाया था सबसे पहली बार जो है पोलियो के रोकथाम के लिए वैक्सीन जो है जोनस ई साल्क। कितने लोग साल्क केवल याद रखते हैं तो वो टिक मार के आ जाते हैं। देखिए इसमें केवल एक ही है जिसमें साल्क है लास्ट में, तो ये साल्क भी नाम अगर रख लेते हैं याद तो आपको मतलब सही आंसर टिक करके आ जाएंगे। 16 वर्षीय छात्र जो है अर्जुन वाजपेयी जो विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर दिनांक 22 मई 2000, चूंकि देखिए ये 2011 का पेपर है, 20 फरवरी 2011 को पूछा गया है, इसलिए उस टाइम का जो सबसे लेटेस्ट करेंट अफेयर था वो आपसे पूछा गया था, तो उसके हिसाब से इसने पूछा है
कि 16 वर्षीय छात्र जो अरुण वाजपेयी है, जो विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है पर दिनांक 22 मई 2010 को सफलतापूर्वक चढ़ने वाला सबसे कम आयु का व्यक्ति था, वो किस राज्य का रहने वाला था? तो उत्तर प्रदेश का, मध्य प्रदेश का, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली का या उत्तराखंड का? तो ये लड़का जो है उत्तर प्रदेश का था। अरुण वाजपेयी जो है ये उत्तर प्रदेश का था। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रेक्षापास्त्र वायु से वायु वाला प्रेक्षापास्त्र है? तो ये जो अस्त्र है वायु से वायु में ही इसका मतलब लड़ाई होती है, इससे ये वेपन है। तो ये कौन सा है? ये पृथ्वी है उसका नाम, या अग्नि है, या आकाश है, या अस्त्र है? तो इनका नाम जो है अस्त्र है, जो कि वायु से वायु वाला प्रेक्षापास्त्र है। ठीक है, IUCN द्वारा प्रमुख संकटग्रस्त जीवों के कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है? तो 7 वर्गों में, या 5 वर्गों में, 6 वर्गों में, 4 वर्गों में? तो देखिए IUCN इसके द्वारा जो है प्रमुख संकटग्रस्त जीवों को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। तो इसका आंसर है 7 वर्गों में, 7 वर्गों में वर्गीकृत किया गया था। फिर ये क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा है, ट्रिपल स्टार लगाते हैं इस क्वेश्चन। इस तरह का भी क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में दिखा जाता है। मीना माता रोग किस कारण से होता है? तो मीना माता रोग जो है पारा, सीसा, कैडमियम या जस्ता, ये आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो मीना माता रोग जो है पारा से होता है, ये पारा से जो है मीना माता रोग फैलता है। फिर है राष्ट्रीय एकता परिषद जिसको कि NIC कहा जाता है, NIC कहा जाता है, का अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष कौन है? तो ऑप्शन है प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, गृह मंत्री और भारत के राष्ट्रपति। तो इसका सही आंसर है प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री जो है राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष कहलाता है। तो ये जो है टोटल हम 23 क्वेश्चन डिस्कस किए। तो ऐसे आपको पता है कि SSC MTS में 50 क्वेश्चन आते हैं। तो ये इसका जो है पार्ट 1 हम रखते हैं इसको। पार्ट 2 में जो है हम इसके रिमेनिंग जो है 20 फरवरी 2011 को जो टोटल 50 क्वेश्चन आए थे उसका रिमेनिंग 27 क्वेश्चन जो है हम आपको इसका पार्ट 2 जब हम डिस्कस करेंगे, एक और पार्ट बनाएंगे तो उसमें आपको रिमेनिंग 27 क्वेश्चन डिस्कस कर देंगे। ठीक है, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग जो है इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, और जो लोग अभी तक ऑनलाइन स्टडी चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।